चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल बजटिंग। कल वाले टॉपिक्स में कोई डाउट? और वो जो सम दिया था आपको मॉडिफाइड IRR वाला, उसका क्या हुआ? सॉल्व हुआ? क्या आ रहा है आंसर? ठीक है, 8.11 क्या राउंड है, तो सबका नियर बाई है। ठीक है, 8.11 मतलब जो एनपीवी है वो नेगेटिव आ रहा है क्या? एनपीवी नेगेटिव है? ठीक है, अच्छा मुझे लगा एनपीवी पॉजिटिव आता तो सही रहता। मे बी नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्काउंटिंग तो अपन ने 10% ही लिया था ना, तो भी नेगेटिव आ गया। ओके ठीक है, वो तो क्वेश्चन बनाया हुआ था तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, क्रैकर में कौन सा बोल रहे हो? 25। चलो देख लेते हैं क्या है। सूर्या मैन्युफैक्चरर्स वाला जो सम है, प्रॉब्लम नंबर 25 क्रैकर में, पेज 13.40। देखें डेटा में क्या बोला हुआ है। यहाँ पे आपको 5 साल का डेटा दे रखा है। कैश आउटफ्लो 2 लाख रुपए है, वो तो फिक्स है, और एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो दे रखा है जो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ईयर के कैश फ्लोज में 3 ऑप्शन। अच्छा, सैल्वेज वैल्यू दे रखी है तीनों केसेस में, तो प्रोबेबिलिटीज हो गई ना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, एनपीवी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सारा आपको वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। एक सेकेंड, दो मिनट। प्रेजेंटेशन के बारे में सोच लूं कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। पहली पॉसिबिलिटी है कि 40,000 का CFAT रहेगा, दूसरी पॉसिबिलिटी है 60,000, थर्ड पॉसिबिलिटी 80,000। ओके, अब ये सारा प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। ईयर 1 में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन एनपी तक तो आ गया एनपी या फिर डीटेल और खासे अमाउंट से कैलकुलेट। हाँ देखो, वर्स्ट केस बेस्ट केस अगर फाइंड आउट करना है तो सब में तीनों का एनपीवी अलग अलग निकालना पड़ेगा ना। मैं उसका ओरिएंटेशन ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि 2 लाख रुपए लगा के हर साल का CFAT 40,000 आएगा, वो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी 60,000 वाली और तीसरी 80,000 वाली। तो तीनों केस में 3 एनपीवी तो आ ही सकते हैं, उसमें से पता चल जाएगा बेस्ट केस कौन सा और वर्स्ट केस कौन सा, वैसे होगा ना।
ये एक अप्रोच हो सकता है उसको सॉल्व करने का। ये आपका जो आउटफ्लो है, इनिशियल कैश आउटफ्लो, वो 2 लाख रुपए है। वो तो तीनों केसेस में वही है। लेकिन अब जो CFAT आ रहा है, CFAT में एनुअली 3 पॉसिबिलिटी है। एक 40,000 है, एक 60,000 है और एक 80,000 है। तीनों के होने की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी है, चलो वो ठीक है। बट इसमें से बोला वो बेस्ट केस सिनारियो और वर्स्ट केस सिनारियो वाला जो होगा ना, तो उसमें तो आपको ये तीनों को यूज करके 3 बार NPV निकालना पड़ेगा। तो जो पहला केस है उसमें आप इसको CFAT मानोगे। डिस्काउंटिंग रेट आपका 10% है। तो NPV गिनने के लिए फर्स्ट केस में हम इसका प्रेजेंट वैल्यू लेंगे 40,000 पे PV मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे 2 lakhs, तो आपका एक NPV आ जाएगा। ऐसा होगा। तो इससे जो NPV इनका आएगा नेगेटिव आएगा 46,931। कितना आ रहा है? 46,931। इनका थोड़ा अलग आ रहा है, देख लो डिफरेंस क्यों है। इनकी तो वैल्यूज ही गड़बड़ लग रही है मुझे। मैंने डायरेक्ट इंडिविजुअल किया है। नहीं, GT फैक्टर ले लो ना डायरेक्ट। PV का 10% पे 5 साल का GT फैक्टर कितना हो रहा है? इनका 40 नहीं, GT फैक्टर बताओ ना कितना आ रहा है? 3.79 वो वाला आ रहा है। हाँ, तो इंटू 40,000 कर दो और माइनस 2 लाख करो। उनका आंसर छोड़ दो ना, अपना कितना आ रहा है वो निकाल लो। 48,368 तो मैच हो रहा है ना। 48,368। ऊपर उन्होंने गलत लिखा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ उनका सॉल्यूशन एक बार छोड़ दो। ये 1,51,000 जो लिख रहे हैं, अच्छा सॉरी नो माइनस है, ठीक है। तो 48,360 नेगेटिव आ रहा है ना। तो ये आपका NPV हो गया फर्स्ट केस में, 40,000 वाले केस में। वैसे ही 60 और 80 में भी तो NPV निकलेगा, वो भी गिनना पड़ेगा। और सेकेंड केस अगर ले रहे हैं अपन 60,000 वाला, तो 60,000 इंटू PV फैक्टर वही रहेगा 3.79, तो चेंज होने वाला है नहीं। माइनस 2 lakhs इसमें है सैलवेज वैल्यू 40,000। हाँ, तो सैलवेज वैल्यू ऐड हो जाएगी, उसको अलग से गिन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 60,000 इंटू PV इनफ्लो प्लस सैलवेज वैल्यू 40,000 इंटू PVIF लास्ट ईयर का फैक्टर माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो 2 लाख। ठीक है, ऐसे हो जाएगी। करो वैल्यूज क्या आ रही है, देखो। ये PV5 ये PV5 ध्यान रखना, वो आपको पता है सैलवेज वैल्यू लास्ट ईयर में मिलती है। कौन सी? ठीक है, बाकी लोग भी कैलकुलेट करो, ये सब वैल्यूज निकालो। ये जो वैल्यू आ रही है वो ये वैल्यू आएगी माइनस 2 lakhs। आ रहा है सबका आंसर, देखो। आए, इनका आ रहा है 52,300। हाँ वो चलेगा, आ रहा है ना उस रेंज में। ये फाइनल वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये NPV आ रहा है तो सही है, नियर अबाउट चलेगा। 150 रुपये इधर उधर है। अब वैसे ही थर्ड वाला केस, $80,000 इंटू PV सैलवेज वैल्यू है 60,000। 60,000 इंटू PVIF माइनस 2 लाख।
कितना आ रहा है? 500 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 एनपीवी आ गए आपके। पहला वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तीसरा वाला पॉजिटिव है। नाउ दिस इज द वर्स्ट केस और ये है बेस्ट केस। ठीक है, तो ये पार्ट तो हो गया सॉल्व। अब क्या बोला है, पूरे प्रोजेक्ट का एनपीवी निकालने की बात भी तो हो रही थी। इसमें फिर एक ही ऑप्शन है, आपको एवरेज करना पड़ेगा। ये 3 एनपीवी आ गए ना, बट तीनों की होने की प्रोबेबिलिटी थी ना, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2, इसकी 0.6, इसकी 0.2। तो पूरे प्रोजेक्ट का जो एनपीवी निकलेगा, प्रोजेक्ट एनपीवी, वो तो एवरेज ही निकलेगा। और एवरेज करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी का यूज करना पड़ेगा। तो 48,360 इंटू 0.2 प्लस ये नेगेटिव मिलेगा 52,236 इंटू 0.6 प्लस 140,500 इंटू 0.2, तीनों का एवरेज जो आएगा वो होगा प्रोजेक्ट एनपीवी। ये नेगेटिव लेना है, ध्यान रखना, माइनस में। प्रोजेक्ट एनपीवी एवरेज या एक्सपेक्टेड होगा, देख लो क्या वैल्यू आ रही है। ओके, 49,760 चलेगा। वो पीछे का नंबर 50-100 रुपए तक चलेगा, 700, 800, ठीक है। ये आ रहा है एवरेज। ये हो गया प्रोजेक्ट एनपीवी, पूरे प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड। उनका क्या प्रेजेंटेशन थोड़ा अननेसेसरी इतना ज़्यादा खींचा हुआ था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। जो अपन ने किया वो ज़्यादा बेटर है। पहले ये 3 एनपीवी निकाल लिए, तो वर्स्ट केस, एवरेज, बेस्ट केस आ गया, तीनों का एवरेज कर दिया। अब क्या बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है क्या? एक्सपेक्टेड एनपीवी तो आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। ठीक है, हाँ तो कोई इशू नहीं, वो भी हो जाएगा। अब ये 3 वैल्यूज आ गई, एवरेज आ गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो आराम से निकाल ही सकते हैं। देखो ऐसे ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से अगर आप समझ लो, तो 48,360 ये नेगेटिव था, 52,236 पॉजिटिव और 1,40,500 पॉजिटिव, ये अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं। इन तीनों का एवरेज निकलना चाहिए एक्स बार। वो एक्स बार आपका जो एक्सपेक्टेड एनपीवी आ रहा था 49,769, ठीक है, ये आ रहा था। अब इसके बेसिस पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कल भी अपन ने कॉलम्स बनाए थे, एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, ये था। अच्छा, अब इसमें प्रोबेबिलिटीज भी तो है, तो फिर नेक्स्ट कॉलम आएगा, पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और फिर इसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। ये जो टोटल हमारे पास आएगा, इसका हम करेंगे स्क्वायर रूट, एंड दैट स्क्वायर रूट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन। याद है कल के सम्स में जो किया था, सेम वही चीज़ करनी है। तो पहले एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल के देख लो कितना आ रहा है। नेगेटिव है, ध्यान रखना। दिस माइनस दिस कितना हो रहा है, करो कैलकुलेट करो तो आएगा 98,129 नेगेटिव, सही है। फिर एक्स आई माइनस दिस
52,000 माइनस 14 2467 2467 पॉजिटिव, फिर 140 में से माइनस होगा 97 300 9731 बोलोगे तो कैसे समझ आएगा। हाँ ये हुआ। अब इसके बाद इसमें प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी, पहले इसका स्क्वायरिंग होगा फिर प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। तो इसका स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी थी 0.2, प्रोबेबिलिटी वापस यहाँ लिख देता हूँ। कॉलम्स आप प्रॉपरली बना सकते हो जैसे रिक्वायरमेंट हो, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। 90,730 ये तो आगे आएगा 7 प्लस माइनस तो कर लो अच्छे से, यही है ना। हाँ चेक कर लो। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करो इनटू प्रोबेबिलिटी करो, ये वैल्यू आएगी 1 2 3, इन तीनों का टोटल चाहिए। फिर इसका करेंगे स्क्वायर रूट, फिर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो फाइनली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है वो निकाल के दिखाओ, मैच हो रहा है इनसे। $59,799 इनका आंसर। अच्छा 59,000 ना, हाँ ठीक है। देख लो बाकी सबका आंसर क्या आ रहा है। हाँ थोड़ा बहुत पीछे चलेगा। नहीं इनका आंसर भी 59 ही है, कहीं कुछ मिस्टेक हुई होगी। इसका स्क्वेयरिंग करके ये मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आ रही है वो देख लो, इनसे मैच हो रही है। मैं वैल्यू लिखी है 98,129 का स्क्वायर इंटू 0.2, तो 192,770,5,395 जो वैल्यू है टैली कर लो एक बार। कोई इंडिविजुअल वैल्यू में कुछ इधर उधर हुआ होगा, ये तो इतना वेरिएशन तो नहीं आता। तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद बोला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो भी फाइंड करना है। उसका कल फॉर्मूला देखा था, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आया डिवाइड बाई एक्स बार इंटू 100। अब डेविएशन है आपके पास, एक्स बार भी है आपके पास, सीधा इसका रेशियो ले लो। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी आया 59,800 नहीं आ रहा है। फिर तो मैच होना चाहिए। सारी वैल्यू सेम है तो मैच होना चाहिए। उनका आंसर गलत हो तो बात अलग है।
बोलो, हो गया? आ रहा है समझ में? क्लियर है? चलो तो अरे तुम एक बार नहीं हो? प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया ना, वेटेड एवरेज, और ये पहला वाला नेगेटिव है तो माइनस में लेना है, ये नेगेटिव वैल्यू थी ना, माइनस में लेना है, बाकी दो प्लस में, इससे आया एक्स बार। ठीक है, ऐसे समझ के एक बार घर जाके वापस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तो ही आइडिया आएगा क्या हो रहा है। बोलो, कंप्लीट है? पूछना हो कुछ, समझ आए तो बगल जाके वापस सॉल्व करना, नहीं तो नहीं बनेगा। बोलो, और कुछ क्वेरी? बाकी कोई सम में डाउट? रिमेनिंग वाले भी ट्राई करने बाकी है तो आपको करने पड़ेंगे ना, 27 और वो सब जो मैंने बोले थे ना, वो आप करके आओगे, फिर क्वेरी होगी तो ही करवा पाऊंगा मैं। चलो फिर आगे टॉपिक देख लेते हैं। एक डिस्पेरिटी वाला कंसेप्ट है, मॉड्यूल में पेज नंबर 507, जो MIRR वाला कल कर रहे थे ना, मॉडिफाइड IRR, उसके बाद ही है। अब डिस्पेरिटी मतलब क्या है ना, दो प्रोजेक्ट जो आप कंपेयर कर रहे हो ना तो वो सेम लाइन पे नहीं है, दैट इज द रीजन ऑफ डिस्पेरिटी। टाइमिंग को लेकर डिस्पेरिटी हो सकती है, दो तीन टॉपिक्स है, एक बोलते हैं टाइम डिस्पेरिटी, एक बोल रहे साइज डिस्पेरिटी, एक बोल रहे लाइफ डिस्पेरिटी। तो तीन पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं। अब एग्जैक्टली तीनों में क्या है वो समझ लेते हैं। कुछ चीजें अपन ने ऑलरेडी सीख ली है, सिर्फ आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कराना है वैसे। ठीक है, जो पहला वाला केस है ना टाइम डिस्पेरिटी, उसमें इशू क्या है वो समझ लो। एनपीवी और आईआरआर में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉर्ट करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। ये टॉपिक अपना ऑलरेडी हो गया है, थियरी उसकी बता रहा हूँ। टाइम डिस्पेरिटी में लोग बोलना ये चाह रहे हैं कि जो री इन्वेस्टमेंट का रेट है वो डिफरेंट है। कल MIRR वाला टॉपिक याद करो, उसमें री इन्वेस्टमेंट का रेट आया था जो समापन ने लास्ट में किया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपनी जगह, लेकिन री इन्वेस्टमेंट का रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अलग हो सकता है। तो बोला कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, जब आप एनपीवी से आंसर निकालते हो तो कोई एक प्रोजेक्ट बेटर आ रहा है, आईआरआर से निकाल रहे हो दूसरा प्रोजेक्ट बेटर आ रहा है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करें, तो बोला उसका एक सॉल्यूशन है मॉडिफाइड आईआरआर। मॉडिफाइड आईआरआर क्या करता है, सारे कैश फ्लोज को ना एक टाइम पॉइंट पे ले जाता है जो फ्यूचर वैल्यू आप निकाल रहे थे, फिर वहां से उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आता है। तो उसमें सारी जो डिस्पेरिटी है टाइमिंग को लेके वो सारी ना सॉर्ट आउट हो जाती है। अब इसके लिए एक एग्जांपल दे रखा है, वो देख लो। पेज 508 पे एक इलस्ट्रेशन है, सॉल्व करके दिखाया है मैंने, मैं आपको उसमें से समझा देता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देखो प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 दोनों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो सेम है, 2,20,000। दोनों के कैश फ्लोज देखो आप, उसका पैटर्न देखो, आपको प्रॉब्लम समझ आएगा। थोड़ा कंसेप्चुअल चीज है, कैलकुलेशन है सेकेंडरी, कंसेप्चुअल चीज है वो मेन है। यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स है ना, दोनों का कंपेरिजन करते हैं। लाइफ दोनों की सेम 4 साल। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों में सेम है, 2,20,000। लेकिन जो कैश इनफ्लोज है उनका एक बार पैटर्न देखो। प्रोजेक्ट 1 में आपको कैश इनफ्लोज इंक्रीजिंग ट्रेंड पे दिख रहे होंगे, 62, 80, 100, 140 वैसा है ना ये। और जो सेकंड वाला है उसमें डिक्रीजिंग 142, 80, अच्छा 82 भी है, ओके हाँ। बट ओवरऑल बोल सकते हैं कि डिक्रीजिंग ट्रेंड है, नो डाउट एग्जैक्टली नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये कैश फ्लो टाइम के साथ बढ़ रहा है, यहाँ पहले ज्यादा कैश फ्लो है फिर डाउनवर्ड जा रहा है वैसा है। अब इसका इम्पैक्ट जो है ना वो आपके रिजल्ट्स पे पड़ेगा। जब आपने एनपीवी निकाला दोनों प्रोजेक्ट्स में, देखो एनपीवी कितना आ रहा है। फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट का एनपीवी 73,000 है, सेकेंड वाले प्रोजेक्ट का एनपीवी 62,000 है। तो उस हिसाब से तो प्रोजेक्ट 1 बेटर हुआ।
लेकिन यही जब आप IRR कैलकुलेट कर रहे हो तो IRR देखो कैसा आ रहा है, फर्स्ट का IRR 22, सेकेंड का 25, तो IRR तो सेकेंड वाले का बेटर हो गया। अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि NPV प्रोजेक्ट 1 को बेटर बता रहा है, IRR प्रोजेक्ट 2 को बेटर बता रहा है, तो ये इशू क्यों आ रहा है? ये इशू ना ये कैश फ्लो का जो ऑर्डर है ना उस वजह से आ रहा है, टाइमिंग की डिस्पेरिटी है। टाइमिंग की डिस्पेरिटी का मतलब यहाँ पे ये कि इस प्रोजेक्ट में इनिशियली कैश फ्लोज लो है और टाइम के साथ बढ़ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में उल्टा है, पहले ही कैश फ्लो ज्यादा है, टाइम के साथ कम हो रहे हैं, तो डिस्काउंटिंग में फर्क नहीं पड़ेगा क्या? समझ रहे हो वो चीज? यहाँ पे पहले छोटा नंबर है, फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो अलग होगा, और यहाँ पे सिचुएशन रिवर्स हो रही है। तो ये है टाइमिंग की डिस्पेरिटी। अगर दोनों में इंक्रीजिंग कैश फ्लोज होते तो और बेटर कंपेरेबल सिचुएशन होती। यहाँ कंपेरेबल सिचुएशन प्रॉब्लम क्या है? कैश फ्लोज का रिवर्स होना, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग। तो बोला अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें कैसे, क्योंकि पॉइंट टाइमिंग अलग अलग है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में देखो कैश फ्लोज एकदम लो, यहाँ कैश फ्लोज एकदम हाई, तो इसका इम्पैक्ट प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट IRR पे नहीं पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें कैसे? अब सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला एक काम करो, इन सबको, क्योंकि कैश फ्लोज का ऑर्डर या टाइमिंग डिफरेंट है ना, इन सबको एक पॉइंट पे लेके जाना पड़ेगा ताकि ये डिस्पेरिटी खत्म हो जाए। और वो एक पॉइंट कौन सा है? पहले ये वाला पॉइंट है जो कल हमने MIRR में किया था। अगर आपको ध्यान हो उसमें हम क्या कर रहे थे, ये सारे कैश फ्लोज को ना हम फ्यूचर वैल्यू पे लेके जा रहे थे, इस पॉइंट पे। समझ आ रहा है? तो बोला इसमें भी यही करो, सबको पहले एक पॉइंट पे ले आओ ना, तो कंपैरिजन फिर फेयर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई, अब इस पॉइंट पे आ चुका है। अब कंपैरिजन करना है प्रेजेंट वैल्यू के साथ, सॉरी इनिशियल आउटफ्लो के साथ, कि भाई NPV कितना आना चाहिए कितना नहीं। तो यहाँ से फिर डिस्काउंटिंग करके इसको यहाँ लेके जाओ, फिर कंपेयर कर लेना जो भी है। तो उसमें ना वो डिस्पेरिटी आपने खत्म कर दी। जो भी पैसा जब भी मिला आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया एक पर्टिकुलर रेट पे, और इन वैल्यूज को हम यहाँ पे लेके आ गए, फिर सब कुछ एक पॉइंट पे आ गया। वो डिस्पेरिटी खत्म कर दी, पहले ज्यादा कैश फ्लो बाद में कम कैश फ्लो, ब्याज तो फिर उस पर अकॉर्डिंगली मिला होगा ना। अब ये 60 के ऊपर जो ब्याज मिला है वो आपको उस अकॉर्डिंग मिला होगा 3 साल का, इस 140 पे भी तो ब्याज ज्यादा ही मिला होगा फिर, तो वो डिस्पेरिटी वहां पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट उसको ऑफसेट कर देगा। जो पैसा आपको जब मिला उस पर जितना इंटरेस्ट ऐड हुआ, इस पॉइंट पे आके वो बैलेंस हो जाएगा, और फिर वहां से आप प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाओगे और कंपेरिजन करोगे ना, तो वो डिस्पेरिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बोला जब भी टाइम डिस्पेरिटी हो, आपको समझ में ऐसा दिखे कि भाई यहाँ पे कैश फ्लो इंक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है, और NPV और IRR अलग रिजल्ट्स दे रहे हैं, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है? MIRR। और MIRR सॉल्व कैसे करते हो तो हमें पता है, तो वो तो हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन ये डिस्पेरिटी है क्या, समझ तो आना चाहिए क्या डिस्पेरिटी है। तो डिस्पेरिटी वही है कि सेम टाइम पे कैश फ्लो एकदम ऑपोजिट है, एक प्रोजेक्ट में एकदम लो कैश फ्लो आ रहा है तो दूसरे में एकदम हाई कैश फ्लो आ रहा है, वो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। बात समझ आई? कुछ कंफ्यूजन, कुछ पल्ले पड़ा या पूरा उबासियों में निकाल दिया? तो AC का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, जब मस्त नींद निकाल रहे होते ऐसे, रजाई वजाई दे दी ना सो ही जाओगे। हाँ हाँ बोलो, बात समझ आ रही है? तो ये जो कैश फ्लोज हैं वो अलग अलग पॉइंट पे रिवर्स होने की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, तो हम उसको एक पॉइंट पे लेके आए, डिस्पेरिटी खत्म कर दी, तो एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब कैलकुलेशन में तो कुछ नया सीखना ही नहीं है, कंसेप्ट ही खाली बताना था वैसे। नेक्स्ट टॉपिक देख लो, साइज डिस्पेरिटी, उसी एग्जांपल के नीचे टॉपिक है। अब उसका इम्पैक्ट समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। वहां पे बोला है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, वो दो प्रोजेक्ट्स में अगर डिफरेंट हो तो वापस कंपैरिजन फेयर नहीं लगता है। अब देख लो, एक प्रोजेक्ट जो उसमें A वाला दे रखा है ना, उसमें 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा प्रोजेक्ट B है उसमें 75 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अभी जो अपन सम कर रहे थे उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,20,000 दोनों में सेम था, लेकिन यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज हो गया। दैट इज कॉल्ड साइज डिस्पेरिटी, कि भाई प्रोजेक्ट साइज अलग अलग है, तो कंपेरिजन करने में अगेन प्रॉब्लम आता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या करे, कुछ बोला है तो देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना तो आपको इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज करना है। इंक्रीमेंटल का मतलब ये होता है कि जो सस्ता वाला प्रोजेक्ट है उसको बेस बना लो, और ये देखो कि अगर हम सस्ते वाले प्रोजेक्ट से महंगे पे शिफ्ट हो रहे हैं तो उसमें फायदा है या नुकसान है, और उसमें कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है वो आप देख लो। जैसे इस एग्जांपल के थ्रू अगर बात करें तो दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट सस्ता है?
ए वाला है बी वाला? ए वाला, क्योंकि उसमें 50 लाख चाहिए और बी में 75 चाहिए। इंक्रीमेंटल अप्रोच का मतलब ये है कि हम प्रोजेक्ट ए से बी की तरफ अगर शिफ्ट करें, देखो अपने कितनी बार कोई सामान खरीदने जाते तो भी अप्रोच यूज होती है, मैं जनरली पहले बता देता हूँ। सपोज ऐसा आपको एक मोबाइल फोन परचेज करना है, तो आप कोई शॉप में चले गए फोन देखने, तो एक बजट लेके जाते हो कि भाई इतनी रेंज में खरीदना है, तो शॉप वाला पहले यही पूछेगा कि कितने का फोन चाहिए, आपका बजट क्या है। तो बोले यार मैं 20,000 के आसपास देख रहा हूँ, 20,000 की रेंज में आपके पास कौन से ऑप्शन है जो भी कंपनी में आप बता दो, और ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है। अब उसने आपको दिखाया है 20,000 वाला मॉडल, एक 18 वाला है, 22 वाला है, 25 वाला, या 20 और 25 का कंपैरिजन अपन कर रहे हैं। तो आप जब परचेज करने जाते हो तो पहले तो जो बजट आपके माइंड में ना 20, आप 20 वाले पे पहले ध्यान दोगे। उसने आपको 16 वाला बताया, वो आप देखोगे नहीं यार ये तो सस्ता है, मेरे को 20,000 का कम से कम चाहिए, तो उसमें जो फीचर्स चाहिए मिल जाएंगे, जो क्वालिटी चाहिए मिल जाएगी। तो 20 आपके माइंड में, तो आप पहले 20 वाला देखते हो, फिर वो आपको बोलता है कि सर थोड़ा बजट हो ना, तो ये 24 का पड़ेगा, एक बार देख लो। वो आपको बताएगा ये थोड़ा महंगा वाला है ना, वो ऐसी बात करते हैं, ये देख लो, अगर 2-3 हजार ऊपर खर्च कर सकते हो तो ये और बेटर है। फिर आप उसको पहला सवाल पूछते हो इसमें क्या एक्स्ट्रा है, क्योंकि अब आपके माइंड में 20,000 वाला तो सेट है, आपको तो वही चाहिए, लेकिन 20 से 24 पे जा रहा हूँ तो 4,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ, तो 4,000 के सामने मुझे एक्स्ट्रा मिल क्या रहा है, फिर मैं वो कंपैरिजन करूंगा। तो अगर मुझे 4,000 के सामने उसमें जो एडिशनल फीचर्स मिल रहे हैं वर्थ लगेंगे, तो मैं 24 वाला लूंगा। फिर लगेगा नहीं यार 4,000 रुपये इतनी सी बात करिए, तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा खर्चा है, इससे तो यही बेटर है, तो बोले नहीं यही वाला दो। बात समझ आ रही? तो अभी तो आपने 20,000 वाला फोन खरीदा भी नहीं है, लेकिन कंपैरिजन के लिए आपने उसको बेस बना लिया, क्योंकि आपके माइंड में वही चीज थी कि मेरा बजट ये है। अब 20 से ऊपर जाना है, तो ऊपर जाऊं या नहीं जाऊं, वर्थ है या नहीं है, तो कंपैरिजन तो 20 वाले से ही कर रहे हो। तो यहाँ पे वही चीज है कि जब भी दो प्रोजेक्ट्स में कंपैरिजन करना हो, तो सस्ते वाले प्रोजेक्ट को आप बेस बना लेते हो, एज इफ के जैसे वो प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, और फिर आप कंपेयर करते हो कि 50 से 75 वाले पे जा रहा हूँ, 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, तो वर्थ है कि नहीं। देखिए एक में तो आपको इन्वेस्ट करना ही है, तो पहले मिनिमम वाला ही देखोगे। तो 50 के सामने 75 मतलब 25 लाख रुपीज का एडिशनल इन्वेस्टमेंट, बट उसके सामने आपका कैश फ्लो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? वो भी तो बढ़ रहा है। 50 लाख वाले में कैश इनफ्लो कितना है? 62,50,000। एनपीवी नहीं, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है। और ये अगर आप प्रोजेक्ट बी में जाते हो तो वो हो जाती 91,50,000। तो अगर 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो तो कैश इनफ्लो भी तो बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? डिफरेंस आ जाएगा 91,50,000 और 62,50,000 का। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 29 लाख आ रहा है। तो 25 लाख रुपीज एक्स्ट्रा लगा के 29 लाख रुपीज का आप कैश इनफ्लो बढ़ा रहे हो, तो कुछ प्लस ही हो रहा है ना, नुकसान तो है ही नहीं ना। 4 लाख रुपए तो फिर भी बच ही रहे हैं वैसा है। अब इस चीज को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो दैट विल बी योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और आईआरआर। 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके 29 लाख रुपए आपने कमा लिए, तो उसमें आपका रिटर्न कितना जनरेट हुआ परसेंटेज टर्म्स में। एडिशनल एनपीवी टर्म से बात करें तो 4 लाख, वो तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया, लेकिन परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, वो भी इन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया। डिस्काउंटिंग करके करना पड़ेगा। वापस से जब बात आईआरआर की आती है तो अपना वही कंसेप्ट, रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू 0। तो सीधी बात है 29 लाख रुपीज का इनफ्लो है, इसको कितने रेट से डिस्काउंट करूं कि उसका प्रेजेंट वैल्यू 25 लाख के बराबर हो जाए। और 1 साल का टाइम गैप मान लेते हैं, और कुछ नंबर ऑफ ईयर्स तो बोला नहीं है। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो परसेंटेज आ रहा है इनके सॉल्यूशन के हिसाब से अगर बात करूं तो वो आ रहा है 16%। ये आपका रेट ऑफ रिटर्न है। और आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 10%। तो 10% कॉस्ट के सामने अगर 16% रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा डालने में नुकसान क्या है? समझ आए? तो आपने 50 लाख रुपए के प्रोजेक्ट से जब कंपैरिजन किया कि भाई मैं 75 लाख पे जाऊं या नहीं, तो आपने ये देखा कि यहाँ जो मेरा कैश इनफ्लो था उसके सामने यहाँ कैश इनफ्लो इतना है। तो जो इंक्रीमेंटल इनफ्लो है वो है 29 लाख, और इंक्रीमेंटल जो मुझे कॉस्ट लगानी पड़ रही है वो है 25 लाख। अब ये 25 लाख रुपए फ्री में थोड़ी मिलेंगे। अगर ये 25 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो इसमें मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगेगा 10%। तो मैं देखूंगा कि इसके सामने जो मैंने कमाया वो कितने परसेंट पे कमाया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 25 के सामने 29 लाख रुपए कमाई, 4 लाख रुपए सरप्लस बचा। तो इसको जब परसेंटेज में आपने कैलकुलेट किया डिस्काउंटिंग करके, तो मालूम पड़ा 16% रिटर्न होता है। तो 10% ब्याज पे पैसा उठा के 16% कमाने को मिल रहा है, तो नुकसान है क्या? तो कर लो, सीधी बात है। तो यहाँ पे आपके लिए 75 वाला प्रोजेक्ट ज्यादा बेटर है। बट यही अगर आपका आईआरआर 16 के बदले 9% आ रहा होता तो फिर नुकसान है, कोई फायदा ही नहीं है। तो 10% पे पैसा उठा के 9% कमा रहे हो, 50 लाख वाला प्रोजेक्ट बेटर है ना। फिर आप ये नंबर क्यों देख रहे हो? आप परसेंटेज देखो ना। बात समझ आ रही? तो इंक्रीमेंटल अप्रोच अपने यूज कर सकते हैं जब यहाँ पे साइज डिस्पेरिटी हो, एक प्रोजेक्ट सस्ता है एक प्रोजेक्ट महंगा है।
सस्ते वाले को बेस बना लो, महंगा वाला कंपेयर कर लो कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना और इंक्रीमेंटल बेनिफिट कितना। जो मोबाइल फोन में आपने किया कि 4,000 एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, फीचर्स मिल रहे हैं उतने। अब अगर वो जो फीचर दे रहा है 4,000 में एक्स्ट्रा वर्थ नहीं है, आपको लगता है मेरे कोई काम की नहीं है, तो ठीक है फिर रहने दो, 20 वाला अच्छा है। लेकिन 4,000 एक्स्ट्रा डाल के आपको और बेटर फीचर्स मिल रहे हैं जो काम आएंगे, तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो वर्थ है, फिर 20 वाला लो, इससे अच्छा थोड़े पैसे ऐड करके बेटर मिल रहा है ना, तो ये वाला परचेज कर लेता हूँ। तो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ये पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड साइज डिस्पेरिटी। अगला पॉइंट है लाइफ डिस्पेरिटी। ये मैं करवा चुका हूँ। अपन ने एक सम में देखा था कि एक मशीन की लाइफ 4 साल थी, एक की 5 साल थी, तो अपन ने वो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकाला था पर एनम। वो लास्ट में नहीं 4 साल से डिवाइड करने के बदले 4 साल की प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड करना था। वो थोड़ा डेप्थ वाला पॉइंट था। मैंने आपको बोला ऊपर जो कॉस्ट है वो 4 साल की प्रेजेंट वैल्यू पे है, आप डिवाइड बाई 4 कर दोगे टेक्निकली गलत हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे हो रही है लाइफ डिस्पेरिटी में। इसके अंदर वो टर्म दिखेगा भी, देखो EAC EAB बोला, इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। तो ये मैंने आपको सिखा दिया है। तो डिस्पेरिटी के जो 3 टाइप्स है उसमें 2 का सॉल्यूशन तो आपने ऑलरेडी कर लिया। पहला टाइम डिस्पेरिटी में MIRR ही करना है, ये लाइफ डिस्पेरिटी में आपको वो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट वाला पार्ट करना है। और बीच में जो साइज डिस्पेरिटी थी वो इंक्रीमेंटल अप्रोच है। इंक्रीमेंटल अप्रोच पे अभी एक डिटेल टॉपिक है जो हम करने वाले हैं, तो उसमें ये बात वापस से डिस्कस होगी और इससे ज्यादा डेप्थ में होगी, तो ये पॉइंट वहां पे भी कवर हो जाएगा। तो अभी सिर्फ डिस्पेरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये तीनों चीज समझाएगी। क्लियर हुआ, रिलेट हो गया? तो इस टॉपिक में और कुछ करना नहीं है। इसका जो एग्जाम्पल दे रखा है आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो, या फिर वो जो सम मैंने कराया था जहाँ पे 4 साल और 5 साल वाला कंपैरिजन किया तो वही सम है, उसी का एग्जाम्पल है, कुछ नया नहीं। तो ये टाइप अपना हो चुका है। अब इस चैप्टर में क्या बचा? प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिसीजन ट्री, ये सेंसिटिविटी सब हो चुका है। ARR भी बता दिया था। अब एक ही टाइप बचा है, वो जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज वाला मैं बोल रहा हूँ ना, कॉस्ट बेनिफिट डिसीजन वाला। उसका सम भी काफी अच्छा है, वो क्रैकर में एक सम दे रखा है तो वो अपने करेंगे। उसके अलावा बाकी पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। आपके लिए अब क्या बचा है? देखो क्रैकर के जो सम्स मैंने होमवर्क में दिए थे वो बचे, वो आपको खत्म करने। और लास्ट में ना जो केस स्टडीज दे रखी है, वो केस स्टडी वाले सम्स जो है ना, उसमें भी अब काफी सारे सम्स आप कर पाओगे। मैं देख लेता हूँ कौन से नहीं बनेंगे, वो ना बोलता हूँ, बाकी के तो आप कर ही सकते हो। उसमें केस स्टडी वाले में क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देना, वो मैं यहाँ पे करवा दूंगा। और एक क्वेश्चन 5 भी छोड़ देना। 3 और 5 बाकी रखना क्योंकि वही टॉपिक समझाना है, बाकी की केस स्टडी आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्रैकर के जितने सम स्टिक कराए थे वो, ये केस स्टडी इलस्ट्रेशन सब देख लो। एक टॉपिक मेरे लिए बचा है जो 3 और 5 वाले सम से रिलेटेड है, वो रिप्लेसमेंट डिसीजन वाला पूरा टॉपिक है। क्रैकर में जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो मैंने पेंडिंग रखवाया हुआ है, वो 26 में वो पॉइंट मेरे हिसाब से रिलेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो मेरे लिए बाकी रखना, रिमेनिंग चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो बस। ठीक है, तो एक टॉपिक बचा है कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कितना टाइम लगता है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट।